जय हिंद स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग आगामी बीपीएससी 17वीं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2024 मंथ का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे। अभी तक हमने अप्रैल के पहले अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ लिया हुआ है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग इस तरह से कम्प्रिहेंशन बेस्ड करंट अफेयर्स देखते हैं, जो कि बीपीएससी 68वीं और 69वीं में बहुत अच्छी तरह से पूछा है। मतलब एक ही टॉपिक से 4-5 लाइन देकर, 4-5 सेंटेंस देकर के अगर आप एनालिसिस करेंगे जब बीपीएससी 69 के प्रश्न पत्रों को, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। और फिर कुछ प्रश्न जो है वन लाइनर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग दोनों मिलाकर एक साथ में लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। तो कम्प्रिहेंशन बेस और उसके बाद वन लाइनर भी हम लोग करेंगे। आइए हम लोग पहले कम्प्रिहेंशन बेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, ये ध्यान रखने की बात है कि हाल ही में यूनिसेफ ने 2022 में यूनिसेफ ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग को उनके ओपीडी में आने वाले कमज़ोर और कुपोषित बच्चों को ठीक होने के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी थी। अर्थात भारत सरकार को और स्पेशली बिहार सरकार को यूनिसेफ ने यह सजेशन दिया था कि जो भी आपके यहाँ कमज़ोर और कुपोषित बच्चे आ रहे हैं उनके पोषण हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजे जाएं। लेकिन इसमें बिहार के अधिकारियों के द्वारा बहुत ही लापरवाही की गई है। अब ये पोषण पुनर्वास केंद्र क्या होता है? देखिए, पोषण पुनर्वास केंद्र जैसे कि आप देखिएगा कोई एक रोगी बच्चा है, इसी को क्या किया जाएगा, एक अच्छे से उनको भोजन और पोषण उपलब्ध कराया जा सके, इस तरह से व्यवस्था की जाती है पोषण पुनर्वास केंद्र में। देखिए, ये पोषण से पहले का बच्चा है और ये पोषण पुनर्वास केंद्र में जाने के बाद का बच्चा है। तो इस तरह से इसमें लापरवाही की गई है और इन लापरवाही से हम लोग जो है बच्चों में कुपोषण ज़्यादा बढ़ा है और इसका उपयोग हम लोग मेंस में भी कर सकते हैं इसको लिखने टाइम। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है कि पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है, तो सुविधा आधारित एक देखभाल केंद्र है जहाँ पे माता और बच्चे दोनों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाई मिलती है। अर्थात बच्चे और साथ में बच्चे की माँ को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाई दोनों उपलब्ध कराई जाती हैं। यह जो है 6 महीने से 60 महीने अर्थात हाफ ईयर मतलब 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को है जो भी कुपोषण के शिकार हैं उनको सरकार द्वारा और यूनिसेफ द्वारा चलाया जा रहा है परियोजना पोषण पुनर्वास केंद्र में शामिल किया जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना था। आइए बढ़ते हैं अगले तरफ। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना है हम लोगों को कि बिहार में जो है पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन कौन करता है। तो बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन निदान द्वारा किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बिहार में लगभग 9,74,610 बच्चे या जितने भी बच्चे उनका लगभग 8% बच्चे गंभीर कुपोषण से प्रभावित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। इसलिए इसको आपको कैसे टैकल करना है और इस हिसाब से आपको मेंस में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप इसको, या ऐसे वाले पेपर में भी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इनमें जो फैक्ट डाटा है इनको भी। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने यह घोषणा की है कि प्रखंड स्तर पर सड़कों के निर्माण के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। अर्थात बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग ने यह घोषणा की है कि प्रखंडों में सड़क निर्माण के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा और यह एआई जो है प्रत्येक प्रखंड में 60 किलोमीटर सड़क की निगरानी एआई के द्वारा की जाएगी। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है कि बिहार के सड़क पर निर्माण विभाग ने घोषणा किया है कि बिहार में जो भी सड़कें निर्माण हो रही हैं तो प्रत्येक प्रखंड में 60 किलोमीटर सड़कों की निगरानी जो है उनका रख रखाव जो है एआई की निगरानी के तहत किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से। हाल ही में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है और यह जो है उत्कृष्टता केंद्र भागलपुर के शाहकुंड में स्थापित किया जाएगा। तो जर्दालू आम के लिए जो कि बिहार में एक जीआई टैग प्राप्त एक प्रोडक्ट है, यह भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब उसके प्रोसेसिंग, उसको और अच्छा से कैसे उत्पादन किया जा सके, इससे संबंधित वहाँ पे शोध कार्य किए जाएंगे। हाल ही में जो चौथे कृषि रोड मैप था उसमें यह घोषणा किया गया था कि जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
इसके तहत भागलपुर में ही शेड नेट और पॉली हाउस लगाए जाएंगे। किसानों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और शोध कार्य भी किया जाएगा। तो जर्दालू आम से आपको ये ध्यान रखना है कि जर्दालू आम को हाल ही में भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसे चौथे कृषि रोड मैप के तहत स्थापित किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप का जो अवधि है ये याद रखना है 2023 से 2028 तक है। और चौथा कृषि रोड मैप की जो शुरुआत की थी वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। सर जर्दालू आम जो है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जर्दालू आम को जीआई टैग 2018 में दिया गया है। और जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात ये किस क्षेत्र में इसका अच्छा से उत्पादन होता है उसके आधार पर दिया जाता है। तो जर्दालू आम का 2018 में जीआई टैग दिया गया है। इसे 2021 में पहली बार व्यावसायिक उत्पादन हेतु इंग्लैंड में निर्यात किया गया था और इसके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया है। तो आपको इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आपको और यहाँ ध्यान रखना है कि बिहार में और भी कुछ उत्कृष्टता केंद्र है और वो कौन कौन से हैं। तो चंडी नालंदा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र है और वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र पहले से स्थापित किया जा चुका है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो चंडी नालंदा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से, और वैशाली जो है यहाँ पर लीची और आम के लिए ये भी इजराइल के सहयोग से खोला गया है। तो ये दोनों जो है सब्जियों के लिए नालंदा में और लीची और आम के लिए वैशाली में उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। और एक नया जर्दालू आम के लिए भागलपुर में शाहकुंड में विकसित किया जा रहा है चौथे कृषि रोड मैप के तहत। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी पर्यटन विभाग ने एक योजना शुरू की है, इसके तहत जो भी पर्यटन स्थल है उसके आसपास के गाँवों में पर्यटक या पेइंग गेस्ट हाउस का डेवलपमेंट किया जाएगा। पेइंग गेस्ट हट बनेगा, एक झोपड़ी बनाया जाएगा जिसको प्रोत्साहन देगी। कौन प्रोत्साहन देगा? भारत का बिहार का पर्यटन विभाग। तो ये थोड़ा सा है बस ध्यान रखना है कि पेइंग गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग ने शुरू किया है। जो भी पर्यटक स्थल है उसके आसपास के केंद्रों को, स्थल को वहाँ पे हट बनाया जाएगा, झोपड़ी, ताकि लोगों को ठहरने के लिए स्थल बनाया जा सके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में इफ़को ने कृषि देव ज्ञान ऐप का एक विकास किया है। यह अभी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाया जा रहा है डोभी गया में। इसे इफ़को ने विकसित किया है जो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देगा। तो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देने के लिए इफ़को एक फर्टिलाइजर कंपनी है और इसके द्वारा जो है कृषि देव ज्ञान ऐप का विकास किया गया है। तो इसे ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट। हाल ही में बिहार सरकार ने नहरों के किनारे, जो भी नहर हैं, बड़े नहर हैं, उनके किनारे सोलर स्थापित करने की घोषणा की है। और इस तरह से नहरों के किनारे कुल 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क बनाए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार में क्या क्या नहीं है। देखिए, बिहार में जो है विंड एनर्जी नहीं है और वाटर एनर्जी की बहुत कम संभावनाएं हैं। इसलिए बिहार में नहरों के किनारे सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं, सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा 250 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्मित किए जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा नहरों के किनारे। इसके तहत नहरों की कुल लंबाई लगभग 500 किलोमीटर होगी। और इसमें जो है सबसे पहले विक्रम में सोन नहर पर 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तथा नवादा के फुलवरिया झील पर भी देखिए इसमें 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है ध्यान रखना है? तो सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं और इसके तहत विक्रम के सोन नहर पे और फुलवरिया, नवादा के फुलवरिया के झील पे पहले से ही इस पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनमें सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनका ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार बीपीएससी 69 में दरभंगा में एक सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा था और उससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ से भी शायद पूछ दे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बिहार में नहरों के किनारे 250 मतलब 250 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें नहरों की लंबाई 500 किलोमीटर कवर किया जाएगा। इसके तहत विक्रम में सोन नहर पर 2 मेगावाट का और नवादा के फुलवरिया झील पर 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है।
इसमें कुछ और भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 2 और पावर प्लांट चर्चे में है। जैसे कि कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में लगाया जा रहा है 254 मेगावाट का, 254 मेगावाट बैटरी के साथ 185 मेगावाट वहाँ संयंत्र लगेगा। साथ ही कादिराबाद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में है, यह 2 मेगावाट की क्षमता का है और यह 69 में बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इन सबको एक बार या तो रिपीट कर जाइए या एक शॉर्ट नोट्स में आप इसे नोट कर लीजिए। तो बिहार में अन्य सौर परियोजना क्या क्या है, तो कजरा सोलर पावर प्लांट, और कजरा जो है लखीसराय में है 185 मेगावाट का। वैसे ही कादिराबाद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है 2 मेगावाट का दरभंगा में, जो कि पहले से ही पूछ चुका है। आइए हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है और इसके तहत 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक पीएम जय योजना के तहत आयुष्मान कार्ड नहीं मिले हैं, अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड निर्गत नहीं हुए हैं उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह एक कार्ड, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड निर्गत किया जाएगा और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और यह बिहार में 58 लाख लोगों को दिया जाएगा। मतलब अभी तक बिहार के 58 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड इशू नहीं हुए हैं और इनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड इशू किया जाएगा। यहाँ से कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान रखना है और यह है आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जय योजना के तहत इसकी शुरुआत से क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत सितंबर 2018 को रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब? आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 को किया था, ध्यान रखिएगा 2018 को। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने इसी की तर्ज पे एक अलग मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना घोषित की है। जिनको भी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है वो इनका लाभ ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जीविका ने टर्न द बस ऐप से 1 लाख से अधिक छात्रों को जोड़ा है, तो इसलिए यह चर्चे में था। और यह है क्या? तो टर्न द बस ऐप जो है एक एप्लीकेशन है जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक अभियान शुरू किया था, टर्न द बस ऐप। यह एक एप्लीकेशन है जो कि अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और इससे 1 लाख बच्चों को जोड़ा गया है। और यह है जो है टर्न द बस, इसके द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आपको बस क्लास याद रखना है और ये कंपनी याद रखना है और इससे कितने बच्चों को जोड़ा गया है, 1 लाख बच्चों को जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन ब्यूराम परियोजना के लिए जल संसाधन प्रबंधन परियोजना, ध्यान में रखना है आपको। इसके लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग ने विश्व बैंक से लोन लेने के लिए मंजूरी दे दी है। अर्थात भारत के वित्त मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है कि बिहार 3090 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कौन? विश्व बैंक। किसको? बिहार को। किस योजना के लिए? जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए। तो देखिए बीपीएससी ये के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार सरकार ने 3090 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है और यह परियोजना की लगभग 70% राशि है। बाकी रिमेनिंग 30% जो है यह बिहार सरकार खुद लगाएगी। और बिहार सरकार ने यह लोन किसके लिए लिया है? बिहार में बाढ़ और जल संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए यह 3090 करोड़ का लोन लिया है। किसके साथ? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बीपीएससी का 67 में अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्ट वो पूछा था कितने रुपये का लोन लिया है। हालांकि वो तमिलनाडु सरकार के से संबंधित पूछा था और किससे लोन लिया था, कितने का लोन लिया है, किस काम के लिए लोन लिया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 3090 करोड़ का लोन लिया है, विश्व बैंक से लोन लिया है बिहार ने। यह कुल परियोजना राशि का 70% है
और विश्व बैंक का आपको स्थापना कमेंट करके बताना है। ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार का जो पटना है, पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है PMCH, ये हाल ही में बहुत चर्चे में था। अब आपके इसके स्थापना से संबंधित शायद प्रश्न पूछ सकता है BPSC, क्योंकि बार बार वो पटना की किसी एक स्थापित चीज़ों का वो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे पिछली बार आप देखिएगा तो पटना वुमेंस कॉलेज का, फिर पटना यूनिवर्सिटी का भी स्थापना पूछा है, पटना साइंस कॉलेज का भी पूछा है, तो शायद इसका भी पूछ दे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो PMCH की स्थापना 1874 में इसे टेम्पल मेडिकल कॉलेज के नाम से की गई थी, जिसका 1925 में नाम बदल करके प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1874 में टेम्पल मेडिकल कॉलेज के नाम से किया गया था, जिसका नाम 1925 में बदलकर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार का घोषणा किया गया है। इसमें से बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जबकि 4 कलाकारों को बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 5 लोगों को, मतलब 5 बिहारी को, 5 लोग कुल नहीं है, बस बिहारी वाला आपको याद रखना है। जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड यह दिया गया है 4 लोगों को, और दोनों याद रखना है। ये जो दिया गया इनका नाम नहीं याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इससे जुड़े कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें जो है कुछ चीज़ें ये है कि यह दिया किसको जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। डॉक्टर PV राजा इसके पहले अध्यक्ष थे। यह एक स्वायत्त निकाय है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। यह 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है और इसमें एक वर्ष में सर्वाधिक 33 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से कभी कभी पूछता है। पिछली बार BPSC पूछा हुआ था कि बिहार में जो बर्ड संरक्षण है, पक्षी संरक्षण किस जिले में चल रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार है बर्ड रिपोर्ट में बिहार को येलो जोन में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि बिहार में पक्षियों की प्रजाति को कम हो रही है और पक्षियों की प्रजातियों की कम होती संख्या को देखते हुए हाल ही में बर्ड रिपोर्ट में बिहार और झारखंड को येलो जोन में रखा गया है। तो आपको बिहार का याद रखना है कि बर्ड रिपोर्ट में बिहार को येलो जोन में रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है PT और मेंस दोनों की दृष्टि से। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट जारी किया गया था। कौन कौन सा? जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट। इसको हम लोग फिर से एक बार मेंस वाले में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग PT की भी से थोड़ा सा देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए राज्य विधानसभा में जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट प्रस्तुत किया है। अब अलग अलग हम लोग जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट को देख लेते हैं। जेंडर बजट में लगभग यह 39,000 करोड़ रुपये का बजट है और इसमें लगभग 14% रुपये जो है कुल बजट का लगभग 14% व्यय किया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वित्त वर्ष 24-25 में विभिन्न महिला विकास कार्यक्रमों पर राज्य के कुल बजट का 39,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, जो कि 14% है। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखना है कि जेंडर बजट के तहत महिलाओं से संबंधित विकास कार्यक्रमों पर 39,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, जो कि कुल बजट का 14% है। वैसे ही अगर हम बात करें बिहार में जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो बिहार में जेंडर बजट पहली बार 2008-09 में प्रस्तुत किया गया था। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि बिहार में वित्त वर्ष 8-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था और 2023-24-25 के लिए जो जेंडर बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 39,000 करोड़ रुपये महिलाओं के विकास कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 14% है। दूसरे ही अगर आप बाल कल्याण बजट को देखिएगा तो बाल कल्याण बजट पर लगभग 55,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बाल कल्याण के लिए 55,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 16% है। तो दोनों को कंपेयर कीजिए। महिला कल्याण पर लगभग 39,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 14% है। वैसे ही
बाल कल्याण पर 55,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि कुल बजट का 16% है। और आपको इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, पीटी और मेंस दोनों को ध्यान रखते हुए। अच्छा, महिला बजट कब शुरू किया गया था? तो वित्त वर्ष 8-9 में, जबकि बाल कल्याण बजट 2013-14 में शुरू किया गया था। अगला फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा पंचप्रण कार्यक्रम अपनाया गया है। बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा पंचप्रण अपनाया गया है। अर्थात ये पंचप्रण या 5 शपथ है, जो कि 5 पार्ट में है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा पूरा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए संबंधित कैसे है। यह पंचप्रण जो है 0, 20, 30, 75 और 100 है, पाँचों प्रण। ये है क्या क्या? तो देखिए 100 पहले हम लोग 0 से शुरू करते हैं। 0 में ये है कि किसी भी अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस नीति अपनाएगा बिहार पुलिस, ठीक है। 20 में क्या है? तो 20 मिनट के अंदर कोई भी पुलिस बिहार की घटनास्थल पर पहुंचेगी। 30 में है कि 30 मिनट के अंदर जो भी थाने के अंदर जाएगा उसका कंप्लेंट लिखा जाएगा। 30 दिन के अंदर लोगों को जांच रिपोर्ट निःशुल्क उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और 30 दिनों के भीतर जो भी करेक्टर सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, ये सब वेरीफाइड किया जाएगा। 75 दिनों के अंदर, 75 जो है इसके अंतर्गत 75 दिनों के अंदर किसी भी मामलों की जांच पूरी कर ली जाएगी। और 100 का जो है इसके तहत 100% शिकायतें पुलिस थाने में दर्ज की जाएगी। और FIR दर्ज करने के बाद तत्काल FIR की रसीद लोगों को दी जाएगी। तो इस तरह से ये 5 प्रण बिहार पुलिस द्वारा अपनाया गया है। इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रैल 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स आगामी BPSC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ये एक है। अगला फैक्ट जो है, अगर आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से BPSC 66 री एग्जाम, 67, 68, 69, मतलब हर एक एग्जाम में डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इसलिए क्योंकि बिहार सरकार डॉल्फिन संरक्षण पे बहुत ज़्यादा जोर लगाए हुए है। तो हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए इससे जुड़े 3 फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन पटना विश्वविद्यालय में किया गया है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के परिसर में किया गया है। यह जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है पूरे एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इसका स्थापना पटना यूनिवर्सिटी में किया गया है। अब देखिए यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है। ये जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है इसे 2013 में मंजूरी मिली थी। देखिए 2013 में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की मंजूरी दी गई 2013 में। 2020 में इसकी शिलान्यास किया गया, मतलब इसके लिए भवन निर्माण और जो भी टेक्निक थे उसकी खरीदारी शुरू की गई। और 2024 में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं। साथ ही BPSC 69 में भी देखिएगा तो डॉल्फिन से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं डॉल्फिन से संबंधित। गंगा जो डॉल्फिन है यह इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह एक उच्च संरक्षण में रखा गया। इसको यह IUCN की लाल सूची के अंतर्गत, IUCN की रेड सूची, रेड लिस्ट के अंतर्गत यह संकटापन्न प्रजाति घोषित किया गया इसको। अर्थात यह IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति है। और इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जा रहा है। 2009 में इसकी घोषणा की गई है। 2019 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। और इसके तहत 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1-2 चीज़ इसमें और भी है जहाँ से BPSC ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यह जो है अंधी होती है, ध्यान रखना है, यह अंधी होती है, इसके पास आँख नहीं होता है। यह इकोलोकेशन या अल्ट्रासोनिक ध्वनि के माध्यम से अपना रास्ता और शिकार ढूंढती है। तो गंगा की जो डॉल्फिन नदी है, जिससे ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इन सबको एक बार आप रिपीट कीजिए। गंगा नदी के लिए, गंगा नदी डॉल्फिन के लिए दिवस जो है वो 5 अक्टूबर है। साथ ही में 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह जो गंगा नदी डॉल्फिन है यह अंधी होती है।
यह इको लोकेशन या अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करके रास्ता और भोजन प्राप्त करती है। यह जो है IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। साथ ही में इसके लिए हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना के पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आर्लेकर और एक और मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में बिहार के जो ये लोग सभी हैं बुद्ध के अवशेषों को लेकर थाईलैंड गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बुद्ध के अवशेषों को बिहार के राज्यपाल और केंद्र के सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड लेकर जाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में ग्रीन टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। अब ये ग्रीन टाउनशिप क्या है? देखिए, बिहार में जो भी बड़े शहर हैं, प्रदेश के मुख्य शहरों के निकट ग्रीन टाउनशिप का विकास किया जाएगा। मतलब शहर जैसी ही फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सारी जो जनसंख्या है वो बड़े शहरों की तरफ न जा करके वहीं पे छोटे शहरों में ही रहें। अर्थात बड़े शहरों पे जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए उनके निकटवर्ती छोटे शहरों को बड़े शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, और यही है बिहार की ग्रीन टाउनशिप योजना। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 का आगामी BPSC 70वीं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। और अभी हम लोगों ने क्या किया कि अप्रैल मंथ से संबंधित जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन थे, जो कि BPSC 68वीं और 69वीं से ट्रेंड में हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उसके लिए हमने इन सारे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग वन लाइनर करेंगे। तो आइए वन लाइनर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे और 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी रहेंगे। कुल मिलाकर बिहार स्पेशल से BPSC 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग दोनों को लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए। आइए वन लाइनर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग शुरू करते हैं वन लाइनर। हाल ही में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान पटना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत सिन्हा बने हैं। जर्दालू आम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भागलपुर के शाहकुंड में। ऐसे ही सब्जी के लिए नालंदा में, और आम और लीची के लिए वैशाली में स्थापित है पहले से ही। ध्यान रखना है आपको। बिहार के किस जिले में अपशिष्ट उत्पादों से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? तो भागलपुर में अपशिष्ट उत्पादों से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे। उन्नत सिरेमिक हॉल के विकास और नई तकनीकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के किस शैक्षिक संस्थान में आयोजित किया गया है? तो IIT पटना में किया गया है। अगला भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 14वीं जूनियर सीनियर बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप पटना के पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीरबल झा, मधुबनी निवासी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार बीरबल झा को दिया गया है। अगला है नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किनको किनको दिया गया है? तो सॉरी, कौन कौन जीता है? बिहार ने इसमें 2 पदक जीते हैं। मोनिका शर्मा ने कांस्य और अमन मेहता ने रजत पदक जीता है नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। उसके बाद देखिए क्या है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार पदक तालिका है। इसमें बिहार ने कुल 5 पदक जीता है, और इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 5 पदकों के साथ 21वें स्थान पर रहा है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिहार में दलहन अनुसंधान संस्थान पटना जिला के मोकामा में स्थित है। कहाँ? पटना के मोकामा में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में बिहार के राज्यसभा के लिए बिहार से कितने सदस्यों का चुनाव हुआ है? तो बिहार से हाल ही में 6 सदस्य चुने गए हैं, और कुल बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16 है, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 243 है, और विधान परिषद में 75 है। तो आपको यह ध्यान रखना है। हाल ही में जो 6 सदस्य चुने गए हैं, उनमें से एक JDU से, और बाकी जो 5 हैं वो जो है कहाँ से चुने गए हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है।
डॉक्टर भीम सिंह धर्मशाला गुप्ता बीजेपी से, मनोज झा और संजय यादव राजद से, अखिलेश प्रसाद कांग्रेस से। तो हालांकि ये नहीं है, याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना कि 6 लोगों को हाल ही में चुना गया है। चलिए अगला है, इसे ध्यान रखना है आपको, बाढ़ नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बीरपुर सुपौल में स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है और मेंस में भी आपको बार बार बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय, अब तो ऐसे में पूछे जाने के चांसेस है, तो वहाँ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाढ़ नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बीरपुर सुपौल में स्थापित किया जा रहा है। अगला जो पॉइंट है ये भी ध्यान रखना है आपको, हाल ही में 17 से 19 फरवरी 2024 तक आयोजित नागी पक्षी महोत्सव का शुभंकर क्या था? तो नागी पक्षी महोत्सव का शुभंकर जो था पीकू था, और हाल ही में नागी और नकटी दोनों को, ये जो पक्षी बिहार हैं इनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो वो 5 मई को पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून या 5 मई को घोषित किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो वो सिरिसिया नदी है, पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण की सिरिसिया नदी बिहार की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगला है, हाल ही में बेरा बराज का निर्माण किया जा रहा है, ये किस नदी पे और कहाँ है? तो बेरा बराज दरधा नदी पे है, जो कि बेरा गांव मसौड़ी प्रखंड पटना में है, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिहार में ग्रामीण मंडी की स्थापना के लिए कितने प्रखंडों का चयन किया गया है? तो ग्रामीण मंडी 25 प्रखंडों में स्थापित किया जाएगा। ये सारे जो फैक्ट है पीटी की, हो सकता है कि पीटी में ना पूछे, लेकिन मेंस में अगर आप यहाँ से याद रखिएगा ना, तो मेंस को राइटिंग के टाइम ये सब आपको यूज में आएंगे। जब आप योजनाएं दिखाइएगा कि बिहार में डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो उस समय दिखाने के लिए ये सब बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है? तो 100 शहरों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। ई बोर्ड रिपोर्ट में बिहार को किस जोन में रखा गया है? तो ई बोर्ड रिपोर्ट में बिहार को येलो जोन में रखा गया है। बिहार सरकार ने स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी पटना के साथ साझेदारी की है। आईआईटी पटना ने हाल ही में मोलिब्डेनम भी खोजा है, मोलिब्डेनिन भी खोजा है, नीतीश लॉकेट ही बनाया है। तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है। बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? तो तेग बिगा गाँव बख्तियारपुर में खोला गया है। हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 5 कलाकारों को दिया गया है, जबकि बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 4 को दिया गया है। अगला है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे अवार्ड में बिहार को 3 पुरस्कार मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, बिहार में हाल ही में स्मार्ट ग्राम परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो स्मार्ट ग्राम परियोजना जो है बिहार में शुरू की गई है, और यह परौरा ग्राम पंचायत बेगूसराय में किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्मार्ट ग्राम पंचायत। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बेगूसराय में ही वाईफाई PM वानी वाईफाई लगाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था? तो पटना जिले में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो बिहार के नए मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा बने हैं। ऑनलाइन बिजली मीटर रिचार्ज के लिए बिहार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑरेंज पे के साथ बिहार में समझौता किया गया है ऑनलाइन बिजली मीटर रिचार्ज के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले जो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट उसके लिए। हाल ही में आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये कितने जिलों से जाएगा और ये जिलों कौन कौन से हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें से दक्षिण बिहार के 4 जिले हैं और उत्तर बिहार के 3 जिले हैं। और इन जिलों को आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना। नीचे से जब आप आइएगा ना मैप से, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना। उत्तर बिहार में आप चलिएगा तो वैशाली, गंगा नदी पार करने के बाद वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। तो इस तरह से 7 जिले आपको याद में रखने हैं। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 1 पदक जीता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 1 कांस्य पदक जीता गया है।
अगला है, हाल ही में बिहार का कौन सा स्टार्टअप भारत में 100 करोड़ स्टार्टअप क्लब में शामिल हुआ है? तो बिहार का एक स्टार्टअप जिसका नाम है विमानिका एयरोस्पेस, यह मनीष दीक्षित द्वारा संचालित है और यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हाल ही में स्मार्ट बाइक हेलमेट कौन बनाया है? तो स्मार्ट बाइक हेलमेट प्रभात कुमार ने बनाया है और इसने स्मार्ट वेल्डिंग हेलमेट भी पहले बना चुका है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए बिहार से कितने लेखकों का चयन किया गया था? 3 लेखक। ये ध्यान रखना है, बीपीएससी पहले पूछ चुका है कि युवा योजना किससे संबंधित है, तो युवा योजना लेखकों से संबंधित है और प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए 3 लेखकों का चयन किया गया है। अगला है, हाल ही में सिटी 20 योजना में बिहार से कितने शहरों का चयन किया गया है? तो सिटी 20 योजना में बिहार के एक शहर मुजफ्फरपुर का चयन किया गया है। हाल ही में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 151 ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ पे है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना सोन नदी में बिहार के रोहतास जिलों में स्थापित है। अगला है, बिहार में कितने क्षेत्रीय मेलों को राज्य मेला का दर्जा दिया गया है? तो बिहार के 14 क्षेत्रीय मेलों को राज्य मेले का दर्जा दिया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में 7 से 11 मार्च तक, ये टाइम भी याद रखना है, मुख्यमंत्री ने कहाँ का दौरा किया है? तो नीतीश कुमार ने 7 से 11 मार्च तक UK लंदन अर्थात इन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया है साइंस सिटी के विकास के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य पॉइंट था। बिहार राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह सोनपुर में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए खोला गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग लगभग अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर्स वन लाइनर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों कर चुके हैं। आप यहाँ तक आए इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये भी आपको ये जरूर याद रखना है कि बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको छोड़ के नहीं चलना है, इसे आपको रिपीट करते रहना है। रिपीट नहीं करिएगा, भूलते जाइएगा। तो आप काम करते वक्त या कुछ भी खाली टाइम में आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन सही करके आएँ। अभी साथ ही हम जुलाई जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद हम लोग बिहार स्पेशल का जो स्टैटिक पोर्शन है, बिहार का इतिहास, भूगोल और जहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन जो आ रहा है, इसको हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हम लोग बीपीएससी के लिए NCERT टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हमारे टेलीग्राम पर बोर्ड के माध्यम से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएँ मुफ्त है, आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।